What next? The unique institutions. Yes. सर, देश के कुछ खास संस्थान ऐसे हैं जैसे छापेखाने, टकसाल, हथियार बनाने के कारखाने, हॉस्पिटल्स, बड़ी प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। इन्हें किसी दूसरी जगह पहुंचाना या आधा आधा बांटना पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन सर, इन सब चीजों के बगैर एक नया मुल्क किस तरह से अपना काम चलाएगा? पाकिस्तान को इन यूनिक इंस्टीट्यूशन में से उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। सर, ये इंस्टीट्यूशंस हमारी आज की जरूरतों के लिए भी कम हैं। अगर इन्हें दोनों में बांट दिया गया तो ये किसी के भी काम के नहीं रहेंगे। पर पाकिस्तान की जरूरतों का क्या होगा? जब तक आपके वहां इसका बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक ये संस्थाएं आपकी भी जरूरतें पूरी करती रहेंगी। तो फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जैसे कितने और महाराजाओं ने जो हमारा साथ दिया है, उसका यह नतीजा है कि हम एक महान राष्ट्र की स्थापना करने में लगे हैं। और बाकी सभी चीजों के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं होगा। देश का बंटवारा हो सकता है मिस्टर जिन्ना, उसके राज नहीं बांटे जा सकते। और बंटवारे के बाद तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम और भी बढ़ जाएगा। सर, ये इंडिया से अलग आप हो रहे हैं। आप अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद बनाइए। हम अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपने हिस्से का एयरफोर्स मांग रहा है और वो लेकर रहेगा। अपने बलूच और पठान भाइयों पर हमला करने के लिए हम पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। इस वक्त एयरफोर्स का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन आप रातों रात हमें भिखारी बनाकर सड़क पर नहीं ला सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तानी सरकार आप जैसे राजवंशों का पूरा ख्याल रखेगी। आपके महल, नौकर चाकर, सारी संपत्ति आपके साथ ही रहेगी। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में जो खर्च होता है उसका क्या होगा? उसके लिए एक निश्चित रकम आपको प्रीवी पर्स के तौर पे मिलेगी, टैक्स फ्री। क्योंकि दो देश बनने हैं, इसलिए यही वाजिब है कि हिंदुस्तान के 200 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व भी आधा आधा बांट लिया जाए। रोकड़े का बंटवारा करते समय दोनों देशों की जनसंख्या और क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी रे आधे आधे की बात मिस्टर जिन्ना, वो तो हम कभी नहीं मान सकते। लेकिन योर एक्सीलेंसी, अपने इस बचे हुए फाइनेंशियल ईयर को चलाने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 100 करोड़ रुपए तो लगेगा। योर एक्सीलेंसी, हम पाकिस्तान को सिर्फ 75 करोड़ रुपए दे सकते हैं। 20 अभी और बाकी के 55 सब हिसाब होने के बाद में। ये नहीं हो सकता। नवाब साहब इसे कभी नहीं मानेंगे। तो आप क्या समझते हैं ये सब इतना आसान है? हम भी देखते हैं आपके नवाब साहब इस पर दस्तखत कैसे नहीं करते। और जाकर कह देना उनसे कि जब उनकी प्रजाई उनके खिलाफ हो जाएगी तब मिस्टर जिन्ना भी उनको मदद नहीं कर पाएंगे। जाइए। आप देख रहे हैं मिस्टर पटेल, हमारी फलों की बास्केट कितनी आसानी से भरती चली आ रही है। योर एक्सेलेंसी, मुझे तो तब तसल्ली होगी जब ये पेड़ के सारे 565 फल ये टोकरी में जमा हो जाए। वेल मिस्टर पटेल, मैं सबका वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर 4-5 फल कम रह जाएं तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जेंटलमैन, बजाय इस तरह उलझने के, मेरी दरखास्त है कि आप समझौते पर आने की कोशिश करें। योर एक्सीलेंसी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के 200 करोड़ रुपए के पब्लिक डेब्ट का भार अपने ऊपर हरगिज नहीं लेगा। बिना गुठली का आम आम नहीं होता मिस्टर जिन्ना। हिंदुस्तान की मिल्कत में अगर हिस्सा चाहिए तो उसके कर्ज का बोझ भी तो उठाना पड़ेगा ना। जेंटलमैन, अगर 15 अगस्त से पहले पब्लिक डेट का फैसला नहीं होता तो इंडियन सिक्योरिटीज की वैल्यू बुरी तरह गिर जाएगी और फिर दोनों देशों की सरकारों की साख पर बुरा असर पड़ेगा। सर, एक बात कहूं? बोलो। सर, ज्यादातर लोग जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर्ज दिया था अब भी हमारी सीमाओं में रहते हैं। तो सर, जरा सोच कर देखिए, अपने ही देश के लोगों को अगर अपने ही पैसों के लिए पाकिस्तान के भरोसे रहना पड़े तो तकलीफ किससे होगी? हमारे ही लोगों को ना। इससे तो बेहतर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे कर्ज का बोझ अपने ही सर पर ले ले। तो पाकिस्तान के हिस्से का क्या होगा? उसे यूं मान लेते हैं जैसे पाकिस्तान ने इंडिया से उतना पैसा उधार लिया जिसे वो धीरे धीरे किश्तों में उतार दे। सर, सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त अपने देश के ऊपर लगी हैं। हम क्यों ना थोड़ी सी उदारता दिखाएं?
कभी कभी मैं खुद को सवाल करता हूं ऐचन, मैं यहाँ पे क्यों हूं और क्या कर रहा हूं, और जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या नहीं। अगर ठीक है तो आने वाले लोग हमें दुआएं देंगे, अगर गलत है तो गालियां मिलेंगी। कोई नहीं सोचेगा कि कितनी ईमानदारी से देश की सेवा की, कोई नहीं समझेगा कि ये हालात में यही करना उचित था। वो तो कहेंगे कि मिट्टी डालो आपकी ईमानदारी पर, आपके हालात पर, हमको क्या दिया, और अब थे कौन हमारे बारे में फैसला करने वाले। और तब मेरी नींद उड़ जाती। तुम्हें नींद आती है हरी भाई? वेल सर, मैं तो थकी इतना जाता हूं कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है, और एक बार सोया तो पता ही नहीं लगता सुबह कब हो गई। नसीब वाले हो, मुझे तो आज की रात ये पब्लिक डेट ही जगा के रखेगा। बैंकों में रकम, बचे हुए पाउंड स्टर्लिंग, सोना, विदेशी कर्ज, किताबें, छापेखाने, अंग्रेजी हुकूमत की जायदाद, जंग में शहीद लोगों की पेंशन, और बहुत हो गई बहस, कभी तो भरोसा करना होगा। चौधरी मोहम्मद अली और एचएम पटेल दोनों काबिल ऑफिसर हैं, मुझे उन दोनों पर पूरा भरोसा है। ये दोनों जो भी तय करेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मेरा सुझाव यह है कि बंटवारे की बाकी की जिम्मेदारी इन दोनों पे छोड़ दी जाए। मुझे मंजूर है। आप लोग एक काम कीजिए, अब वो कमरे में चले जाइए और अपने आप को बंद कर दीजिए, और ये पूरा काम निपटा कर ही बाहर निकलिए। जाइए। ओके सर, आइए। मिस्टर पटेल, अब कैसी लग रही है फलों की टोकरी? लगती तो भरी भरी है, लेकिन कुछ बड़े फल नजर नहीं आ रहे हैं। भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, वो भी आ जाए तो बात बने। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कल हम सदियों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, मगर इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें। आज रात हमारे देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। कल एक तरफ हम खुशियां मना रहे होंगे, मगर हमारी आंखों में आंसू होंगे।
Oh God, this is worse than war. कभी सोचा भी नहीं था कि आजादी की इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। इतनी हिंसा, इतना खून खराबा, लोग पागल हो गए। दिल्ली अगर हाथ से निकल गई तो सारा देश बिखर जाएगा। के लिए बैठे हैं और जो लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, अगर वही लोग हिंसा भड़काएंगे तो कहां जाएगा ये देश। मैं किसी भी किस्म की लापरवाही सहन नहीं करूंगा। जो भी अफसर पक्षपात करता हुआ नजर आए, हटाओ उसको। सीमा के उस पार से शरणार्थियों के जत्थे लगातार इंडिया आते जा रहे हैं। पंजाब में नरवल से डेरा बाबा नानक, लाहौर से अमृतसर, कसूर से फिरोजपुर, मोंटगोमरी से फाजिलका और राजस्थान में बहावलपुर से बीकानेर, मीरपुर खास से जोधपुर। अभी तक 10 लाख रिफ्यूजी इस तरफ आ चुके हैं और दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ ही दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 45 लाख हो जाएगी सर। सबसे पहले हमारे पास 2 काम हैं। एक तो ये कि देश में हिंसा को किसी भी हालत में फैलने से रोकना, और दूसरा आने वाले भाइयों के लिए रेफ्यूजी कैंप बनाना, उनके रहने, खाने
पीने और सुरक्षा का बंदोबस्त करना। इसके लिए सरकारी मशीनरी को दिन रात काम करना होगा। राशन फौरन पहुंचना चाहिए। What? दिल्ली से जो भी ट्रक या गाड़ी निकले उसे जब्त कर लो। यस यस। सड़कों पे जो लाशें सड़ रही हैं उन्हें फौरन हटवाइए। जल्दी कीजिए वरना महामारी फैलने का डर है। सर हमारे पास आदमियों की सख्त कमी है। सिविल सर्विसेज के ट्रेनीज और जो लोग छुट्टी पर गए उन्हें वापस बुलाइए इमीडिएटली। वॉलंटरी फोर्स खड़ी कीजिए। कोई काम रुकना नहीं चाहिए। ओके सर। यस जेंटलमैन। करोल बाग में पानी के और टैंकर्स का इंतजाम कीजिए। और आप सर जी राइट सर। सर अभी अभी कुछ लोगों ने एक आदमी को कश्मीरी गेट पर जिंदा जला दिया। तुम क्या कर रहे थे? समझ में देख रहे थे? भाग आए आप। चाह कुछ करो, रोको इस पागलपन को। हाँ, निजामुद्दीन दरगाह पे हमले का अंदेशा है। लोग वहां जमा हो गए। कह रहे हैं पुलिस से भरोसा उठ गया है। हमारी तबाही के जिम्मेवार आप हैं। सब कुछ तुम्हारी छह पर हो रहा है। पुलिस भी हमें ही हलाल कर रही है। हिंदुस्तानी सरकार और हिंदुस्तानी पुलिस पाकिस्तान बनने का बदला हमसे क्यों ले रही है? अरे इसमें हमारा क्या? चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक भाई ने तो गुस्सा थूक दिया। चलिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए पीछे, पीछे हटिए। इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। यहाँ के हालात की रिपोर्ट मुझे बराबर मिलने चाहिए। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो याद रखना तुम्हारी भी खैर नहीं। यस सर। रेड क्लिफ अवार्ड ने हम सिखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लायलपुर, लाहौर, मिंटगुमरी, ये कैसे पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं? भाई ननकाना साहब और पंजा साहब को कैसे सिक्कों से छीना जा सकता है? देखो भाई, ये रेड क्लिफ अवार्ड के इस बंटवारे से मैं भी खुश नहीं हूं।
पंजाबी नहीं, बंगाल में भी हमने बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन ये समय इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नई सरहद के दोनों ओर जो मारकाट मच रही है उसको किस तरह से रोका जाए। मेरे विचार से तो हम सबकी भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने 12 लाख हिंदू और सिख रिफ्यूजी भाइयों को यहाँ पर सुरक्षा से ले आए। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि यहाँ पे जो 10 लाख मुसलमान भाई हैं वो भी सही सलामत पाकिस्तान पहुंचे। और मगर पाकिस्तान से आने वाले काफिलों में सबसे ज्यादा कटे हुए सर हमारे सिख भाइयों के होते हैं। अगर वो लोग मारकाट बंद कर दे तो हम भी बंद कर देंगे। देखिए, इस तरह तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर ये खून खराबा रोकना है तो किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी ना। और अगर उसके बाद भी कुछ ना हुआ तो वहां पर हमारे भाइयों का कत्लेआम यूं ही होता रहा और लाशों से भरी रेलगाड़ियां यूं ही आती रही तो देखिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो कोशिश करके देखें। अगर फिर भी उनकी तरफ से कोई परिणाम सामने नहीं आते हैं तो हम भी बहुत ही सख्त रवैया अपनाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। मगर आप लोगों को भी मुझे यही वचन देना होगा कि यहां से जाने वाले मुसलमान भाइयों पर कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर यही होना था तो इससे अच्छा था कि हम भी अपना खालिस्तान अलग मांग लेते। कौन बोला वो? कौन बोला वो? कैसी बातें करते हैं आप लोग? एक पाकिस्तान मांगने से क्या हुआ, उसका नतीजा आप लोग नहीं देख रहे? इस तरह हर आदमी अपना अपना अलग सिखिस्तान, जाटिस्तान, खालिस्तान मांगने लगा तो ये देश कब का एक पागलिस्तान बन जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ साल पहले यहां अमृतसर में हमने जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए स्मारक बनाने की बात की थी। और मैं ये भी नहीं भुलाऊं कि हिंदू, मुसलमान, सिख हम सबने मिलकर लाहौर में इस देश को स्वाधीन करने की सौगंध खाई थी। और ना तो अमृतसर में कोई मुसलमान खुलेआम घूम सकता है और ना ही लाहौर में कोई हिंदू या सिख। आप लोगों की कौम तो बहादुर लोगों की कौम है। निहत्थे को मारना आप लोगों को शोभा नहीं देता। डरपोक आदमी ही निहत्थे औरत, बच्चों और बूढ़ों पर हमला करता है, और जो आपकी शरण में आया है उसको मारना ये कहां का न्याय है? और अगर न्याय की जरूरत है तो हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये बिना मतलब की हिंसा को फौरन रोक देना होगा। अगर ये वातावरण नहीं बदला, अगर पाकिस्तान जाने वाले निर्दोष बूढ़े, बच्चे और औरतों का कत्लेआम नहीं रोका तो इसका अंजाम ये होगा कि पश्चिमी पंजाब से आने वाले हमारे भाइयों बहनों को ये सब भुगतना पड़ेगा कि जो बेचारे बेघर होकर भूखे प्यासे हजारों तकलीफें झेलते हुए यहाँ पे ये आशा में आ रहे हैं कि यहाँ पे उनको घर बार मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको उन्नति का मौका मिलेगा। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी उम्मीद की यह आखिरी किरण भी छीन जाए। मुझे यहाँ कहाँ ले आए सरदार? आज से आप बिरला हाउस में रहेंगे, बस्ती में नहीं। क्यों? मैं कोई सेठ, साहूकार, राजा महाराजा तो हूं नहीं। मैं यहाँ नहीं रह सकता सर। बापू, पंजाब से जो शरणार्थी आए हैं उससे पूरी बस्ती भरी हुई है। अगर आप वहां रहने जाएंगे तो मुझे उन लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ रह लूंगा। देखिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे देश की है। अगर आपको कुछ हो गया ना तो लोग मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है बापू। आई। कैसे हो जवाहर? सब परेशान है बापू।
दिल्ली में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा है, फौज बुलानी पड़ी है। मैंने देखा। इसको नमक के पानी में डुबा के रखो, बाद में धूप में रख देना। भाई की चिट्ठी है। डाया की क्या लिखा है? वो दिल्ली आ रहे हैं। क्यों? सरकार में कुछ बिजनेस का काम है उनका। देखो उसको लिख दो, जब तक मैं सरकारी ओहदे पर हूं वो दिल्ली न आया करे। लोग तरह तरह का फायदा उठाने के लिए उसे मेलजोल बढ़ाते रहेंगे, सावध रहना चाहिए उसको। बस अब बहुत हो गया। अंग्रेजों के इस खास दोस्त के लिए हमने अब तक बड़ी धीरज से काम लिया। बस मेरी दरखास्त है आपसे कि बातचीत इस मकाम पर मत तोड़िए। हम चाहते हैं कि किसी तरह हैदराबाद के साथ भी समझौता हो जाए। लेकिन आखिर कब तक सहन करेगा कोई? निजाम और रजाकार मनमानी करते हैं, कत्लेआम, लूट मार। ये 145 बार हमारी सीमा में घुसपैठ, 325 लोगों की हत्या, 12 रेलगाड़ियों पर हमला और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की लूट। क्या ये ऐसा लगता है कि हैदराबाद में दिन में रजाकार राज करते हैं और रात को कम्युनिस्ट? हिंदुस्तानी फौजों ने भी तो हैदराबाद के इलाकों में घुसपैठ की है। ये झूठ है। हम हर दिन यहाँ पे नए डेलीगेशन को मिलते रहते हैं और वहां हैदराबाद के हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियार उतारे जाते हैं। मैं तो कहता हूं इन डेलीगेशनों को हवाई अड्डे पर से ही वापस भेज देना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि हैदराबाद के स्पेशल स्टेटस का फैसला बिना किसी फौजी जदोजहद के हल हो जाए। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? योर एक्सीलेंसी, हमें पूरा यकीन है कि निजाम साहब इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए राजी हो जाएंगे। फिर तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है। इसके 3 तरफ हिंदुस्तान और चौथी तरफ समुद्र है और 300 मील दूर पाकिस्तान है। फिर कैसे नवाब मोहब्बत खां और दीवान भुट्टो जूनागढ़ को पाकिस्तान को सौंपने की सोच सकते हैं? और कैसे मिस्टर जिन्ना अपनी 2 नेशन थियरी के बावजूद इसे कबूल कर सकते हैं? असल में रियासतों की ये शतरंज में जूनागढ़ तो एक प्यादा है। मिस्टर जिन्ना की नजर तो हैदराबाद और कश्मीर पे है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जूनागढ़ का फैसला नवाब नहीं वहां की जनता करे, तो जिन्ना कश्मीर के लिए भी यही चाहेंगे। हाँ तो ठीक है, पर तब उन्हें हैदराबाद में भी वहां की जनता के पास जाना होगा और मुझे मालूम है कि मिस्टर जिन्ना इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी बात पर जंग छिड़ जाए। अगर जूनागढ़ हाथ से चला गया तो सिर्फ काठियावाड़ में ही नहीं पूरे देश में खलबली मच जाएगी। फिर भी हमारी ये सलाह है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हुआ ये है कि हमारी खामोशी को पाकिस्तान हमारी कमजोरी समझता है। हमारी फौज को जूनागढ़ की सीमा पर तैनात कर देनी चाहिए। लेकिन मिस्टर पटेल, फौज जूनागढ़ में दाखिल नहीं होगी। वीपी मेनन जाएंगे, नवाब के साथ बात करेंगे, उनको समझाएंगे, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो मिस्टर जिन्ना को ये जूनागढ़ वाली चाल बहुत महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तान की फौज आपकी सुरक्षा के लिए आपकी मर्जी से यहां पर आई है ताकि आप लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती न कर सके, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम न करवा सके, अपनी बात न मनवा सके। और जब ये फौज जूनागढ़ छोड़कर जाएगी तो जूनागढ़ की जनता के लिए एक उपहार देकर जाएगी।
और वो होगा जनता की सरकार, बाहर की जबरदस्ती की लादी हुई सरकार नहीं, आपकी अपनी सरकार। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो लोग भारत में रहे, और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान चले जाए। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। सोमनाथ तो एक प्रतीक है यहाँ के प्राचीन गौरव का। इसका बार बार टूटना और बनना इस बात का साक्षी है कि संस्कृतियां किसी के मिटाए नहीं मिटती। सरदार साहब, अगर यहाँ मंदिर बनेगा तो अयोध्या, काशी और मथुरा का क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए किसी की मस्जिद गिराने की जरूरत नहीं है, और अयोध्या, काशी, मथुरा की तो बात ही और है। वहां के मसले को एक दूसरे की भावनाओं को ठेस लगाए बगैर आपसी बातचीत और समझबूझ से ही सुलझाया जा सकता है। सर, रेलवे को हमने जो शरणार्थियों की परेशानी के बारे में लिखा था उसका ये जवाब आया है। मथाई जी बहुत नाराज हैं। क्या लिखा है? लिखा है, हमें मतलब आपको देश की कानून और व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों को यह बताने में कि मिनिस्ट्री कैसे चलाई जाती है। क्या करना है सर इसका? फाइल करो और भूल जाओ। ओके सर। सर, वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ ठहरे हैं वो? दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में। उनके सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था। वो हिंदू है, गुजराती। जी हाँ, वो तो मुझे फोन पर ही धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि अपने सरदार को समझा देना, उनके ये दांव पेच हम पर नहीं चलने वाले। जरूर पीछे से रिजवी पंप कर रहे होंगे। सर, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलूंगा। उन्हें कोई सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से ठहराओ। कल रात को घर पर खाने पे बुला लेना। यस सर। और सुनो, बहुत ही आदर के साथ लीजिए। लीजिए, ये खास तौर पे मैंने आपके लिए मंगवाए हैं। मैंने सुना है आपका जो सेक्रेटरी है वो गुजराती है। जी हाँ, और मैं चाहूं तो कश्मीरी पंडित भी नौकर रख सकता हूं मिस्टर पटेल। बीवियां कितनी है? 2, और मैं जितनी चाहूं उतनी रख सकता हूं। बच्चे? 6। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेंगी। वहां के मुसलमान जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद। बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और दूसरी बात ये, खड़े होकर नहीं।
लेकिन ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है रिजवी भाई, बैठ जाइए आराम से। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं। अब डालिए, देखिए आप कह पाएंगे, कोशिश कीजिए। और अगर हम खड़े होकर बोले तो? नहीं, आप बैठकर ही बात करेंगे। आपको मैं बहुत वक्त दूंगा, आराम से कहिए। और यहां पर मेरे अलावा आपको सुनने वाला तो कोई है नहीं, फिर डर कैसा? थूंकदान दो, जो कहना है वो इत्मीनान से कहिए। बोलिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली हैं, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही होंगे। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। बोल लिए। आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हाँ, हमें क्या मालूम? तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं? अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामती पहुंचोगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी रहे। और ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तब वो अपने बारे में भी सोच लें, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। जाइए। कश्मीर में स्थिति गंभीर है। कबायली घुसपैठियों और रियासत की फौजी टुकड़ियों के बीच यहां उरी के पास लड़ाई जारी है। गिलगित पर वो कब्जा कर चुके हैं और श्रीनगर को बिजली सप्लाई करने वाला मोहरा पावर हाउस तबाह किया जा चुका है। कबायली बारामूला तक पहुंच चुके हैं, जो श्रीनगर से सिर्फ 35 मील दूर है। हमने बहुत देर कर दी। हमें 15 दिन पहले ही मदद भेज देनी चाहिए थी। मिस्टर नेहरू, ना हम 15 दिन पहले कुछ कर सकते थे और ना अब। जब तक महाराजा हरी सिंह एक्सेशन पेपर्स पर दस्तखत नहीं कर देते हैं, हम मजबूर हैं। योर एक्सीलेंसी, अगर महाराजा हरी सिंह को तय नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें? देखते रहें? कश्मीर को पूरी तरह से तबाह हो जाने दें? मिस्टर नेहरू, जब तक कानूनन महाराजा इंडिया के साथ जुड़ नहीं जाते, हम कोई दखल नहीं दे सकते। योर एक्सीलेंसी, कश्मीर जाने के लिए बनिहाल पास से एक ही रास्ता है, और अगर 2-3 दिन में कबायलियों ने उस पर कब्जा नहीं किया तो भी 1 हफ्ते के अंदर रास्ता बर्फ से ढक जाएगा। और अगले 24 घंटों के अंदर अगर कबायलियों ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया तो कश्मीर हमारे हाथ से जाता रहेगा। फौज भेजने का मतलब है ऐलाने जंग, और ये मुल्क अभी तक अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ है। इस वक्त जंग का बोझ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। योर एक्सीलेंसी, अभी अभी खबर आई है कि महाराजा हरी सिंह श्रीनगर से सही सलामत जम्मू पहुंच चुके हैं और एक्सेशन पेपर्स पर दस्तखत करने के लिए राजी हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए।
इस खबर ने सब कुछ बदल डाला। अब फौज भेजी जा सकती है। योर एक्सीलेंसी, हमारी फौज पंजाब में दंगे रोकने के काम में लगी हुई है। उसे फौरन इकट्ठा करना मुश्किल है, और फिर उसे कश्मीर भेजेंगे कैसे? इतने प्लेन्स कहां पर हैं? इतने पायलट कहां से आएंगे? कश्मीर बचाना है, हर हाल में, किसी भी कीमत पर। जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। मिस्टर पटेल, आइए। आप बड़े थके हुए लग रहे हैं। आपको भी आराम की जरूरत है। कैसी तबीयत है जवाहर? पहले से बेहतर है। जिन्ना ने हम दोनों को लाहौर आने की दावत दी है। क्या ख्याल है आपका? चलता तो, लेकिन डॉक्टर इजाजत ही नहीं देते। इसीलिए मैंने उनको यहाँ आने की दावत दी थी। और जिन्ना ने कहा होगा ना, इसीलिए आप चाहते हैं कि जवाहर कह दे हाँ। अगर मोहम्मद माउंटेन के पास नहीं जाता तो जवाहर को जिन्ना के पास जाना चाहिए। मैं इनकी तो नहीं जानता, मगर कैबिनेट इस बात के खिलाफ है। फिर तो हमको अकेले ही जाना होगा। मैं इसको इज्जत का सवाल नहीं बनाऊंगा। क्यों? जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री है, वैसे आप भी हमारे गवर्नर जनरल हैं। लेकिन मिस्टर पटेल, जरा सी भूल दो मुल्क को तबाह कर सकती है। इसकी बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती। थैंक यू। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिस्टर जिन्ना को जनमत से क्या एतराज हो सकता है। मिस्टर जिन्ना का कहना है कि प्लेबसाइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां की आबादी की मेजॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर का फैसला होना चाहिए। उन्होंने जूनागढ़ के नवाब का पाकिस्तान के साथ जाना मंजूर कर लिया, ये जानते हुए भी कि वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है। और हैदराबाद को लेकर उनका क्या खेल है? क्या उनको वहां की आबादी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? और जब कश्मीर की बात उठती है तो उसे मुस्लिम मेजोरिटी के नाम पर हड़प कर लेना चाहते हैं। अब उन्हें कश्मीर भूल जाना चाहिए। जिन्ना साहब कहते हैं कि इंडियन आर्मी और शेख अब्दुल्ला के वहां होते हुए प्लेबसाइट पर कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। वहां के मौजूदा हालात में इस तरह के दबाव है कि कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के हक में वोट देने की हिम्मत नहीं करेगा। सच तो ये है कि जिन्ना अच्छी तरह जानते हैं कि उनके कबायली घुसपैठियों ने कश्मीर में जो लूटपाट, बलात्कार और खून खराबा किया है, वो देखते हुए कोई भी कश्मीरी उनके साथ किसी भी हालत में जाना पसंद नहीं करेगा। पर आप उनसे कह सकते थे कि जनमत तो किसी न्यूट्रल बॉडी की देखरेख में भी हो सकता है। मैंने यही कहा कि अगर वो चाहें तो ये काम यूएनओ की देखरेख में किया जा सकता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? ये हमारी अंदरूनी समस्या है। उसको सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी की रेडियो स्पीच सर। ब्रॉडकास्ट का समय क्या है?
6:30 बजे सर। अभी क्या टाइम हुआ? 6:15। मणि, जवाहर को फोन लगाओ। हमने कश्मीर में जनमत का वायदा किया है तो होगा, लेकिन अपने बच्चे के जन्म के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से दाई बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार पंडित जी से बात करना चाहते हैं फौरन। क्या? रेडियो स्टेशन चले गए? शंकर गाड़ी निकालो। यस सर। तुम फौरन रेडियो स्टेशन जाकर उनको ये वाक्य पढ़ने से रोको कि जनमत का फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में होगा। जाओ सर। कश्मीर में जो संघर्ष हो रहा है वो हमलावरों के खिलाफ कश्मीर की जनता का संघर्ष है। जब वहां शांति स्थापित हो जाएगी, कबायली घुसपैठिए जब कश्मीर की धरती से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, तब वहां यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जनमत कराने का हम वायदा करते हैं। जवाहर पछताएगा। नमस्ते। 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 वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, आपको किसी खास मुद्दे के बारे में बात करनी है? प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं इस मेमोरेंडम के बारे में बात करना चाहूंगा। ये मेमोरेंडम के अनुसार मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जो भी मकान खाली हुए हैं, उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही बसाया जाना चाहिए। गृह मंत्री होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा फर्ज है कि जो मुसलमान भाई डर के मारे यहां से चले जाना चाहते हैं उन्हें हम रोकें, और जो भाई जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करें। वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से तो शहर में अलग अलग कौमों के गढ़ बन जाएंगे और इससे कौमी दंगों का खतरा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के डर को हटाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू वहां के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती उन्हें बस्ती के बाहर धकेल देते हैं। जबकि ज्यादातर होता है इसका उल्टा। पिछले हफ्ते ही हमारे 4 अफसरों को मुस्लिम इलाके से बुरी तरह से मारपीट कर भगा दिया गया। इस तरह से भेदभाव को बढ़ावा देना हमारी सुरक्षा नीति के खिलाफ है। मुस्लिम इलाके को मुस्लिम इलाका बनाए रखने के लिए बाहर से मुसलमानों को आयात तो नहीं किया जा सकता ना। इस बारे में हमारी बहस बहुत बार हो चुकी है। फिर भी मैं आपको याद दिलाना मेरा फर्ज समझता हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर संप्रदाय के आधार पर आबादी बसाने की नीति का मतलब होगा अपने ही सिद्धांतों को जड़ से काटकर फेंक देना। जो भी हो रहा है मेरे आदेशों पर हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि गृह मंत्रालय इसमें क्यों रुकावट डालना चाहता है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करना मेरा फर्ज है। जबकि अजमेर की स्थिति के बारे में मैं आपको पहले से ही विस्तार से बता चुका था। तब भी आपके द्वारा आयंगर को वहां मुआयने पर भेजना गहरा आश्चर्य ही नहीं बल्कि दुख भी पैदा करता है। इससे तो यही साबित होता है कि न तो आपको मुझ पर विश्वास है और ना ही वहां के पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पर। आप पर अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है, ना ही मुझे आपके काबिल अफसरों की योग्यता पर ही कोई संदेह है। लेकिन क्या किसी मातहत को कहीं भेजने के लिए मुझ पर रोक लगाई जा सकती है? क्या मैं अपने निर्णयों पर अमल करने के लिए आजाद नहीं हूं? वो दूसरी बात है
कि हम दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे सोचने समझने के ढंग में, हमारे नजरिए में फर्क आ गया है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज में रुकावटें आ रही हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारे अपने अपने उत्तरदायित्व, अधिकार और कार्य से संबंधित आधारभूत प्रश्नों को लेकर हमारे बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं। इन्हें लेकर अब हमारा सरकार में एक साथ रहने का अर्थ होगा उस उद्देश्य का अहित जिसे लेकर कभी हम साथ साथ चले। अगर मुझे प्रधानमंत्री बने रहना है तो मेरे अधिकार मेरे साथ रहेंगे, वरना मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं त्यागपत्र दे दूं। अगर त्यागपत्र देना है तो मुझे देना, आपको नहीं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप मुझे एक सार्थक सहकर्मी के रूप में देखना पसंद करेंगे। लेकिन मैं क्या करूं बापू, मैं बिगड़ी हुई मशीन चला रहा हूं। ना ही मैं उसको रातों रात ठीक कर सकता हूं, ना ही उसको कूड़े में फेंक सकता हूं, और ना ही नई मशीन मंगा सकता हूं। मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उसमें से हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार तो दंगे में मारा ही गया है। हमारी तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन इन हालात में हमारी तरह काम करना भी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को जब 55 करोड़ रुपया देने का वायदा किया था, तब कश्मीर के अंदर लड़ाई नहीं चल रही थी। ये पैसा हमारे खिलाफ कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कश्मीर का जो मसला है वो सुलझ जाए बाद में। नैतिक ईमान, नैतिक ईमानदारी किन लोगों से? जिन्होंने हमारे पर हमला किया और उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है, उनसे। मुझे पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान एक बार फिर से हमारे पे बड़ा हमला करने वाला है। मेरे कारण देश का नुकसान हो, ये मैं नहीं सहन कर सकता। आप महात्मा हैं, मैं एक मामूली इंसान हूं। इस मोड़ पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने का सुझाव मैं नहीं मानूंगा। बापू, प्रार्थना सभा का प्रवचन पूरा हो गया? ये क्या बापू, आप तय कर चुके हैं? लेकिन भैया, 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 बापू आमरण उपवास से जा रहे हैं। बापू, अब बापू का प्रवचन पढ़ा जाएगा। पिछले कई दिनों से मेरी कमजोरी मुझे कचोट रही थी, इसलिए मैंने उपवास करने का निश्चय किया है। अपनी जान दे देने से ज्यादा एक सच्चा आदमी कर ही क्या सकता है। ये उपवास है आत्मशुद्धि के लिए, और आत्मशुद्धि से ही हिंसा को रोका जा सकता है। यही साबित करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। बापू, हम अपना फैसला बदल देंगे।
पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया फौरन दे दिया जाएगा। अब तो उपवास तोड़ दीजिए। हिंसा अभी रुकी कहाँ है? मैं उपवास कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ बापू। काम का बोझ अब मुझसे नहीं संभल पा रहा। जवाहर ने तो बताया ही होगा कि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा। मेरे कारण उनके काम में अड़चनें ज्यादा आ रही। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि आपको उपवास तोड़ने पर जोर दे सकूं। बस विनती कर सकता हूं कि आप अपना उपवास तोड़ दें। कल सुबह मैं काठियावाड़ जा रहा हूं। भारत को सौराष्ट्र का उपहार देने के बाद मैं त्याग पत्र दे दूंगा। कई मुसलमान दोस्तों ने शिकायत की कि सरदार का रुख मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने कुछ दुख से उनकी बात सुनी, मगर कोई सफाई पेश नहीं की। सरदार के बात करने के ढंग में एक तरह का अखड़पन है, जिससे कभी कभी किसी का दिल दुख जाता है। मगर सरदार का इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं होता। उनका दिल बहुत बड़ा है, उसमें सबके लिए जगह है। सरदार वल्लभभाई पटेल की, सरदार वल्लभभाई पटेल की, सरदार वल्लभभाई पटेल की। बापू, हिंसा रुक गई है। सभी नेताओं ने यकीन दिलाया है बापू कि अब कौमी दंगे नहीं होंगे। बापू, सबने सच्चे मन से शपथ ली है। सच। बापू, अब तो उपवास तोड़ दीजिए। जब तक मन का मेल नहीं होता नहीं। अब अगर आप उपवास नहीं तोड़ेंगे तो हम भी उपवास करेंगे। ये तो जबरदस्ती है। ठीक है। सरदार साहब नमस्ते। केम छो त्रिभुवन भाई? बढ़िया सरदार साहब। कैसी रही फसल? बहुत अच्छी रही सरदार साहब। सरदार साहब, ये सब लोग खेड़ा जिले के किसान हैं। आपसे एक बहुत जरूरी काम है। बैठो बैठो बैठो। सरदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि आनंद में एक प्राइवेट विदेशी डेयरी है जो गांव-गांव से दूध जमा करके बंबई भेजती है। हाँ तो बहुत तकलीफ है, आपकी मदद चाहिए। हमें अपने दूध की कीमत भी नहीं मिलती। सारा मुनाफा वो ले जाता है, हम वहीं की वहीं। जो कीमत वो दे रहा है वो लेनी पड़ती है। ऊपर से सरकार ने उसे मोनोपोली दे दी है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, वो आप लोगों से अपनी मनमानी करवा कैसे लेता है? क्योंकि आज का दूध आज ही बेचना पड़ता है, घर में तो रख नहीं सकते। उनके पास डेयरी फैक्ट्री है, दूध ठंडा रखने की मशीन है। तो माने आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अपने देश में अपने लोगों के पास अपने साधन होने चाहिए। पैदा करने वाले को खुद फसल बेचने का इंतजाम करना चाहिए। पर गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो उसके हक में है। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो मिलकर आवाज उठाओ और मांग करो कि हम अपनी डेयरी खुद बनाएंगे। सरदार साहब, बारडोली सत्याग्रह से सीखी हिम्मत और लगन तो इनमें अब भी कायम है, लेकिन साधन। ये मोरारजी भाई देसाई को आप लोगों के पास भेजता हूँ। ये आपको समझाएंगे कि सहकारी संगठन बनाकर काम कैसे किया जाता है। सब ठीक हो जाएगा। आजादी की लड़ाई ने लोगों के सामने कुछ आदर्श रखे थे। सेवा का आदर्श, निस्वार्थ
भावना का आदर्श, जीवन में सादगी का आदर्श। जिन कांग्रेसियों ने आजादी की लड़ाई में अपना घर बार छोड़ दिया, अपना खून पसीना एक कर दिया, आज वो ही सत्ता के पीछे पीछे भाग रहे, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे, पैसे के पीछे दौड़ रहे। ये सब हमें कहां तक ले जाएगा और कब तक चलेगा ये सब? सुनो, बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, हाँ, बैठ जाओ। ये धमाका और कुछ नहीं, किसी कायर का कारनामा है। वो हमें डराना चाहता है, लेकिन जो खुद डरता है वो किसी और को कैसे डरा सकता है? हाँ, चलो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और मैंने बापू से ये भी कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो लोग मुझे सूली पर चढ़ा देंगे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करने ही नहीं देते। उनकी हत्या हो सकती है, इस बात को वो हंसी में उड़ा देते हैं। उनकी जिद है कि ना ही पुलिस होनी चाहिए और ना ही उनसे मिलने वाले लोगों की तलाशी। फिर भी बिरला हाउस के चारों तरफ 19 पुलिस अफसर के अलावा हर कमरे में एक पुलिस वाला सादे कपड़े में तैनात है। प्रार्थना सभा में भी पुलिस भीड़ के साथ मिलकर लोगों पर नजर रख रही है। इसके अलावा अब और मैं क्या कर सकता हूं? इस सिलसिले में प्रधानमंत्री महोदय मुझे जो भी सुझाव देंगे मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। आदमी तय कर ले तो क्या संभव है? मेरे लिए तो नहीं है, कम से कम इस मामले में तो नहीं। ये तो सरदार जैसी बात नहीं। आप जो चाहे कहें, लेकिन इतना भरोसा कीजिए कि मैं अपने त्याग पत्र की बात जनता तक नहीं लेकर जाऊंगा, ना ही कांग्रेस छोड़कर मैं नई पार्टी बनाऊंगा, बल्कि इस पार्टी की बिगड़ी हुई मशीन को मैं दुरुस्त करूंगा। इससे जवार को ज्यादा मदद मिलेगी बापू। जवाहर से बात करूंगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। थक गया हूं, बीमार हूं। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इलाज तो मैं तुमसे करवाऊंगा ही, सरकार में नहीं रह पाऊंगा। मैं उससे बात करूंगा। देखो, इस बात को यहीं खत्म नहीं करते, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा।
सरदार साहब, सरदार साहब, सरदार साहब। क्या हुआ? बापू नहीं रहे, किसी ने बापू को गोले मार दे। अभी भी धड़क रही है, धीरे धीरे। 7 मिनट हो गए रुके हुए। उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जरूर कोई मुसलमान होगा। कौन बोला ये? कौन बोला? आप लोगों को मालूम नहीं, वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। कब बढ़िया।
बापू की आखिरी ख्वाहिश थी कि आप दोनों साथ रहें। हम अनाथ हो गए सरदार। मेरे त्याग पत्र की मांग ठीक ही तो है। बम विस्फोट से हमें चेतावनी भी मिल चुकी थी, फिर भी हम बापू को बचा नहीं पाए। गृह मंत्री होने के नाते ये मेरी असफलता है। ऐसा घोर अपराध दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। हेलो हेलो, डॉक्टर ढांडा, मैं शंकर बोल रहा हूँ। प्लीज जल्दी आइए, इट्स एन इमरजेंसी। लगता है हार्ट अटैक है। प्लीज हरी अप। बापू, बापू, पंडित जी आए हैं। क्या तकलीफ ले, आपका वक्त बहुत कीमती है। आपसे ज्यादा नहीं। मुझे तो बापू के पास जाना था। इन लोगों ने रोक लिया। लोग कहते हैं, जो कहते हैं कहने दीजिए। मैंने नहीं बचाया। उनके सब सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। आप आराम कीजिए। कुछ काम बाकी है। आपके सारे काम मैं खुद संभालूंगा। How is the Iron Man of India? लोहा अब जंग पकड़ने लगा है। फिर भी जंग के बाद जंग जीते जा रहा है। थैंक यू। हैदराबाद के मसले को सुलझाने के लिए ये एक नया प्रपोजल है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक नजर डाल लें।
परसों हो गए बाजार से एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। हाँ। जो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ वही पहनते हैं। Oh, really? इसे मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकता। हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस देने का सवाल ही कहां उठता है। आपको अगर मंजूर नहीं तो बात यहीं खत्म होती। आइए। सरदार, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और लंबी उम्र पाएंगे। आपने जो हमारे काम में साथ दिया है उसका मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। आप जा रहे हैं, शायद दोबारा मुलाकात ना हो, लेकिन इस मुश्किल दौर में जो आपने हमारे लिए किया है उसका बदला तुम कैसे चुकाएंगे? इसका इतना महत्व है। सरदार, आप तो इनकार कर चुके थे। निजाम का दिमाग एक जगह पर ठहरता नहीं, वो इस समझौते पर भी दस्तखत नहीं करेगा। वो इसे अप्रूव कर चुके हैं सरदार। वो वाइसरॉय के दबाव में आकर, क्योंकि वाइसरॉय की इच्छा ये है कि वो लंदन जाए, उसके पहले हैदराबाद की समस्या हल हो जाए। रिजवी ये होने नहीं देगा, क्योंकि इस समझौते के लागू होते ही रिजवी और उसके गुंडे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। रिजवी निजाम को कभी दस्तखत नहीं करने देगा। और अगर उसने दस्तखत कर दिए तो? राजनीति में कभी कभी खतरे भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन बापू के शब्दों में कहूं तो मेरी आत्मा की आवाज ये कहती है कि निजाम दस्तखत करके मुझे धोखा नहीं देगा। हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना शोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी। सर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बुशर का कहना है कि 42,000 की सेना और 2 लाख के ऊपर रजाकार इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं। वो कहते हैं कि सरदार साहब की यह गलतफहमी है कि वो 7 दिन में हैदराबाद पे फतेह हासिल कर लेंगे। जनरल से कहना मुझसे शर्त लगाए, वो 7 दिन भी नहीं टिकेंगे। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? पीएम विदेश गए हुए हैं और आप। देखो मैंने जो होना है वो रुक नहीं सकता। हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं। अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। देश को एक होना ही होगा, होना ही होगा।
क्या हुआ? सर प्लेन का इंजन फेल हो गया है, जहाज नीचे की तरफ गिर रहा है, हमें यहीं फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत। मान सकते हो, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, एक आजाद राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र।